हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया था, और वेब ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो अब देखिए, वेब ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ आपको जानना होगा। फेज क्या होता है? फेज, ये चीज़ बार बार आएगा आपको। फेज क्या होता है? फेज क्या होता है बच्चों? यदि कोई भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है और इसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या है, दैट इज नोन एज फेज। तो आप लिख लीजिए थोड़ा फेज के विषय में। द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वीडियो पॉज कर धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके आप लिख लीजिए। द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डिनोट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब फेज की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है। जैसे कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसका पोजीशन क्या है और प्लस वाइब्रेशन का उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब देखो, जब पार्टिकल या तो ये ऊपर जा रहा है, फिर या वाइब्रेशन के दौरान ये नीचे की ओर आ रहा होगा, तो उसका पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है फेज को। तो फेज का मतलब यही होता है। फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ओके, आप लिख लेंगे फेज। नाउ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वेव फ्रंट, व्हाट इज वेव फ्रंट? देखो बच्चों, मान लीजिए कोई ये मीडियम है और ये दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और जब ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड हो गया है, तो ये सभी के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और सबका पोजीशन अलग अलग है। इसका सबका जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका पोजीशन अलग अलग है और वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी अलग अलग है। वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी अलग अलग है। ओके, ये पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ का जो पार्टिकल है उसका पोजीशन यहाँ है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन के दौरान पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ का पार्टिकल है वो बिल्कुल टॉप पर है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसमें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑसिलेटिंग पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है और वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो यदि हम एक ऐसा सरफेस चूज करें, एक ऐसा सरफेस हम चूज कर लें जिसमें जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सब सेम फेज में हो, सभी के सभी सेम फेज में हो, तो दैट सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। मान लीजिए ये सरफेस हमने चूज किया, ये सरफेस हमने चूज किया, हमने ये सरफेस ले लिया, तो इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सब के सब सेम फेज में हैं। सेम फेज कहने का मतलब सब के सब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अब वहाँ से उन सब का डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पर जाने के बाद सब के सब एक साथ लौटने वाले हैं, एक साथ यहाँ नीचे की ओर लौटने की टेंडेंसी है सबकी। तो ऐसा पार्टिकल, ऐसा सरफेस जिस पर कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं मीडियम के, सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? वेव फ्रंट। ओके, तो आप वेव फ्रंट लिख लीजिए। वेव फ्रंट इज द सरफेस, वेव फ्रंट इज द surface at which each particle, each and every particle of the medium vibrate या oscillate, vibrates in same phase, इन सेम फेज। ये सेम फेज आपको बताना जरूरी है। ऐसा सरफेस, द सरफेस एट विच ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन सेम फेज इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये रहा बच्चों वेव फ्रंट के विषय में। अब देखिए वेव फ्रंट कितने तरह के होते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। वेव फ्रंट कितने तरह के होंगे इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट?
आप देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो बच्चों, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड होगा, मान लीजिए कि इसके यहाँ जो पॉइंट सोर्स है और यहाँ से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसकी स्पीड भी है, स्मॉल v मीटर पर सेकेंड से ये चारों तरफ फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो 30 सेकेंड में यहाँ से यहाँ का डिस्टर्बेंस कहाँ पर पहुँचेगा बच्चों? यहाँ पर पहुँचेगा। यदि हम वीटी रेडियस का हम एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट सोर्स से जितने भी डिस्टर्बेंस, पॉइंट सोर्स से जो भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँच रहा है वो 30 सेकेंड में यहाँ पर पहुँचेगा। 30 सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए पहुँचेगा। इट मीन्स ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँच रहा है सेम टाइम पर चारों तरफ पहुँच रहा है। इस सरफेस के चारों तरफ सेम टाइम पर पहुँच रहा है। इसका मतलब उनके ऑसिलेशन का, उनके वाइब्रेशन का फेज भी सेम होगा। तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। और स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस्ड होता है बच्चों? ड्यू टू पॉइंट सोर्स, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। मान लीजिए लाइट की स्पीड v है या c है, मीडियम में v है, तो t सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? vt से डिस्टेंस चला। तो vt डिस्टेंस इधर भी चलेगा, हर एक डायरेक्शन में vt डिस्टेंस चलेगा, हर एक डायरेक्शन में vt डिस्टेंस चल रहा है, हर एक डायरेक्शन में vt डिस्टेंस चल रहा है। तो जब डिस्टर्बेंस एक साथ किसी सरफेस पर पहुंच रहा है, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुँच रहा है। तो जब डिस्टर्बेंस एक साथ यहाँ पर पहुँचेगा तो वाइब्रेट भी एक साथ होंगे, इसका मतलब इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के सब सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। और इस वेव फ्रंट का नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये जो रे है, रे इज ऑलवेज, एक चीज और भी ये भी आप लिखेंगे, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो रे होते हैं, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इस बात को आप लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये रहा बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट सेकेंड आप लिखिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? यदि लाइन सोर्स, मान लीजिए कोई लाइन सोर्स है, अब लाइन सोर्स से जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, दिस लाइन सोर्स, ये जो वेव फ्रंट बना, दिस वेव फ्रंट इज नोन एज व्हाट? दिस वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसको आप इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को आप इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। एंड दिस इज लाइन सोर्स। ये जो सोर्स है क्या है बच्चों? ये सोर्स जो है ना, पॉइंट सोर्स नहीं है, दिस इज लाइन सोर्स। हम एस की बात कर रहे हैं। दिस इज लाइन सोर्स, लाइन सोर्स, लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होता है। और ये जो वेव फ्रंट बना, दिस वेव फ्रंट इज नोन एज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड वन, प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड वन इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? यदि कोई पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स यदि बहुत डिस्टेंस पर है, ये देखो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यदि हम इससे और दूर जाते हैं तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वीटी टाइम बढ़ेगा तो ये जो रेडियस है वो भी बढ़ेगा। यहाँ से वीटी मतलब ये जो हम रेडियस लिए हुए हैं v इंटू टी, टाइम बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, v इंटू टी, टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस भी बढ़ रहा है।
तो कुछ समय के बाद यही स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचेगा, दिस विल बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट, नाउ दिस विल बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट, this will be the spherical wave front and it will after some time it will appear just like a plane। तो ये जो वेव फ्रंट बना बच्चों, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। और हमने बताया ना कि जो रे होता है, रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ये जो एरो हम बनाए हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव, और ये जो है ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आप टॉपिक आप देखिए, हाइगन्स प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल? आप लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल। हम बोल दे रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के विषय में बच्चों, और आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं आप कॉपी पर जरूर लिखिए। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स which travel in all direction with the velocity of light in the medium। ये पहला प्रिंसिपल रहा, हम समझा देंगे। अब नाउ नेक्स्ट आप लिखिए, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? सेकेंड लिखिए, ए सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट gives the new wave front at that instant, this is called secondary wave front। तो दो बच्चों, दो यहाँ पर प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल हाइगन्स प्रिंसिपल हमने बताया, और दूसरा भी हमने आपको लिखवा दिया है, आप लिख लिए होंगे। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है एंड दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कह रहा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। सेकेंड, ये इसके जितने भी इस वेव फ्रंट को, और इस वेव फ्रंट को बोला है प्राइमरी वेव फ्रंट हम बोल रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल ने बोल के अनुसार ये जो वेव फ्रंट है इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। और इसका ये जो इसका जो सोर्स है, फ्रेश सोर्स, इट विल एक्स न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और यहाँ से जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, ये पॉइंट सोर्स हो गया ना, फिर ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, वेव आगे बढ़ा, उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस फिर आगे जो बढ़ रहा है, दैट डिस्टर्बेंस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से फिर शुरू हो, सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से शुरू हो रही है, सेकेंडरी वेवलेट शुरू हो रही है, और एंड इट वाइब्रेट्स along all डायरेक्शंस। ये न्यू सोर्स हो गया, अब ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ से वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होता है। ये रहा पहला प्रिंसिपल, हाइगन्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ये रहा। सेकेंड प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट बने हुए हैं, इसके यदि फॉरवर्ड इनवेलप को हम मिला दें, जैसे टेंजेंशियली इसको हम मिला देते हैं, तो ये जो नया वेव फ्रंट बनता है, इसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट रहा फर्स्ट, इसमें इसके हर एक जो पॉइंट है वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गए, और ये लाइट की स्पीड से ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते हैं, और इस डिस्टर्बेंस, ये जो वेव फ्रंट बन गया है इसके सेकेंडरी वेवलेट का, इसके यदि फॉरवर्ड इनवेलप को हम यदि ज्वाइन करते हैं टेंजेंशियली, ये जो वेव फ्रंट बन गया इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये दो ला रहा, टू लॉज, दीज आर द टू लॉज ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के दो लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अब थोड़ा देखिए, इसके वजह से हाइगन्स प्रिंसिपल्स के वेव फ्रंट थियरी से कुछ चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को ज़रा आपको समझना है। आप नोट कर लीजिए, बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म, ए लेंस एंड ए स्फेरिकल मिरर टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया, मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है, ये प्रिज्म है, एंड दिस इज प्लेन वेव फ्रंट,
इसके बिहेवियर को हमको देखना है। तो आपको पता है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो वेव ट्रेवल करेगी इसको अधिकांश पार्ट इसका एयर में ट्रेवल करना है। तो चूंकि एयर में स्पीड अधिक होती है तो किसी पर्टिकुलर समय में यहाँ से जो भी वेव निकल रही है थोड़ा आगे जाएगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है उसको इस ग्लास से जाना है, ग्लास मीडियम से जाना है, वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगा, ये थोड़ा कम डिस्टेंस चल रहा है। और यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट जा रही है इसको पूरी तरह से केवल ग्लास में ही जाना है, इसलिए बिल्कुल ये लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये रहा, ये यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट गई है उसका पोजीशन ये है, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट गई है उसका पोजीशन ये है, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट गई है उसका पोजीशन ये हुआ। तो नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए है। तो हम ये बोल रहे हैं बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में इसका बिहेवियर क्या है ये हमको जानना है। तो अब देखो, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इसके नॉर्मल जो हम रे लेंगे, इसके नॉर्मल आप रे ले लीजिए, इसके नॉर्मल रे ले लीजिए, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो ये जो वेव फ्रंट था ना ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट था। तो आप देख रहे हैं इसका बिहेवियर क्या है। यदि कोई भी प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्रिज्म से यदि पास होकर के जा रहा है तो आप देख रहे हैं ना ये बेस की ओर बेंड करता है। आप पढ़े हुए हैं जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे कि यदि रे प्रिज्म के थ्रू पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवार्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो आप देख रहे हैं प्रिज्म के बेस की ओर बेंड हो गई। ओके, चलिए नाउ बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस, बिहेवियर ऑफ, सेकेंड पार्ट लिखिए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस, बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। मान लीजिए हमको कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है बच्चों, देखो ये कन्वेक्स लेंस है, सपोज दिस कन्वेक्स लेंस एंड दिस प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये रे इधर से आ रहा है, ये रे है, ये रे है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर रे को कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है ग्लास में, टॉप पर चूंकि थिन है, कन्वेक्स लेंस टॉप पर क्या होता है, थिन होता है, बीच में मोटा होता है, थिक होता है, तो यहाँ पर स्पीड अधिक होगी, एयर में स्पीड अधिक होती है लाइट की, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस चल दिया। फिर बीच में ये कम डिस्टेंस चलेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई इसकी, फिर ये आपका टॉप पर फिर थिन हो गया तो ये ज़्यादा डिस्टेंस चला। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यदि सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट, और ये कनकेव टाइप का हो गया। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया है कि ये जो वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट, इस पर जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो नॉर्मल आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द नॉर्मल, दिस विल बी द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो लेंस है प्लेन वेव फ्रंट को क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। तो ये कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस था ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये जो नेचर है, इस नेचर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग नेचर ना। ये नेचर क्या रहा है बच्चों, ये कन्वर्जिंग नेचर है। ये आप लिख लेंगे, ये कन्वर्जिंग नेचर, ये कन्वर्ज कर दे रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट
को कहाँ किया, किसी खास पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहा है। ओके, आप नोट कर लेंगे सेकेंड पॉइंट। नाउ यू राइट थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस। बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस। अब देखो बच्चों, ये कनकेव लेंस हमारा हो गया, सपोज दिस कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस हो गया। नाउ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज दिस प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब देखो ये चूंकि थिक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, टॉप पर थिक होता है, तो जब टॉप पर थिक है तो ये कम डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि किसी भी मीडियम में स्पीड कम होती है लाइट की, तो जब स्पीड कम होती है तो कम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, केवल ये यहाँ तक रहेगा। बीच में बिल्कुल थीन है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। थीन है, थीन होने का मतलब इसको ज़्यादातर पार्ट इसका एयर में ट्रेवल करना है, मीडियम में इसको बहुत कम ट्रेवल करना है। मीडियम में जहाँ पर स्पीड कम है इसको बहुत कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसलिए ऑन द होल टोटल ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर यहाँ पर थिक हो गया, माने मीडियम ज़्यादा हो गई, ग्लास ज़्यादातर इसको डिस्टेंस ग्लास में ट्रेवल करना है, तो फिर ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर तो सभी पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आपको मालूम है कि वेव फ्रंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रे, जो आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यदि सभी को आप पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिए, सभी को पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, सबको आपने पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिया, तो एक खास पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए प्रतीत हो रही है। यानी ये लेंस, कनकेव लेंस क्या कर रहा है, ये डाइवर्जिंग नेचर को शो कर रहा है कि यदि प्लेन वेव फ्रंट कनकेव लेंस से पास कर रही है तो रे को क्या कर रही है बच्चों, ये डाइवर्ज कर रही है। इसको हम लिखेंगे क्या, डाइवर्जिंग नेचर। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कनकेव लेंस। ओके, चलिए और कुछ देख लीजिए, मिरर का भी देख लीजिए केस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर देखिए, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर देखो, ये कनकेव मिरर हम बना रहे हैं, सपोज दिस कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है बच्चों। ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, ये सपोज दिस प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब देखिए रे यहाँ से जा रही है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट नज़दीक है, तो इसको केवल एयर में ही ट्रेवल करना है। जब एयर में ट्रेवल करना है इसको, तो रिफ्लेक्ट हो करके, रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी ये। और ये देखो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ से जो रे आ रही है ना, किसी पर्टिकुलर, बहुत कम समय लीजिए आप, तो ये चूंकि पोर्शन यहाँ पर नज़दीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, वेव कुछ ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, इसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा किसी पर्टिकुलर समय पर। सेम डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करना है, क्योंकि स्पीड सेम है, तो जाने का समय और आने का समय। अब सिमिलरली देखो, ये भी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट, दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट, और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट पर नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल आप ड्रॉ कर देते हैं, तो नॉर्मल शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट। ये कन्वर्जिंग नेचर को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, कन्वर्जिंग नेचर को शो कर रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद किसी खास पॉइंट पर रे
कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग नेचर इसको हम बोलेंगे, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर इसको हम बोलते हैं, कन्वर्जिंग नेचर हो गया ये, कोई बात नहीं, कन्वर्जिंग नेचर आप लिख लीजिए, कन्वर्जिंग नेचर, ये कन्वर्जिंग नेचर हम लिखेंगे। चलिए कनकेव मिरर के लिए हो गया। नाउ नेक्स्ट हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर, फिफ्थ कन्वेक्स मिरर। ये देखिए कन्वेक्स मिरर का क्या व्यवहार होता है भाई। सपोज दिस कन्वेक्स मिरर, दिस कन्वेक्स मिरर एंड सपोज दिस प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है। नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स वेव फ्रंट ये इंसिडेंट किया। अब सुनो देखो बच्चों, कन्वेक्स वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद देखिए डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में ही इसको रहना है तो डिस्टेंस तो सेम होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, तो फिर यहाँ इसको रिफ्लेक्शन के बाद डिस्टेंस सेम होना है तो इसको यहाँ पर कहीं आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पर आएगा। तो ये जो वेव फ्रंट बना, दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट। व्हाट विल बी द न्यू वेव फ्रंट? अब देखिए दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट, ये न्यू वेव फ्रंट हो गया। और इस न्यू वेव फ्रंट पर जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल भी शो, यहाँ से नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल आपने शो किया। इस पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल क्या शो करता है? नॉर्मल शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। अब इसको यदि हम पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड करते हैं, यदि हम पीछे की ओर इसको प्रोड्यूस करें तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये डाइवर्जिंग नेचर को शो कर रहा है। ये क्या है बच्चों? ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर आप लिख लेंगे कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। इसके पहले वाले में कनकेव मिरर था। ये कौन सा, किस नेचर को शो किया? दिस शोज द डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द वेव फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 हमने जो भी बताया है बिहेवियर, इसको आप या हम हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करेंगे। अब देखिए हमको कोई वेव फ्रंट दिया हुआ है, दिस वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ए बी, और ये प्लेन वेव फ्रंट, दिस प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली ऑन द सरफेस एस, या एम एन लिख सकते हैं आप, एम एन लिख लीजिए। इस बात को लिखिए, कंसीडर ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट obliquely on the surface Mn at angle of incidence I। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ए बी प्लेन वेव फ्रंट है, इस पर जितने भी पॉइंट हैं सब के सब नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और इस सोर्स से जो भी डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। और ए बी को क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी को हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। और इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और वहाँ से जो वेव चलती है उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो जितने समय में सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट बी से बी डैश पर पहुंचेगी, उतने ही समय में सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट ए से ए डैश पर पहुंचेगी, क्योंकि इस लाइट की वेव या इस लाइट की स्पीड या इस वेव की स्पीड सेम है, क्योंकि मीडियम सेम है। तो देखिए जितने समय में बी से बी तक पहुंच गया, बी से बी डैश तक पहुंचा, उतने ही समय में सेकेंडरी वेवलेट ए से ए डैश पर पहुंच जाएगी। और इस ढंग से हमारा ए डैश बी डैश नया वेव फ्रंट हो गया, ए डैश बी डैश हमारा नया वेव फ्रंट हो गया। ये डायरेक्शन हो गया वेव का, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री।
क्यों? क्योंकि रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो थोड़ा इस बात को लिखिए अब इसके आगे। द सेकेंडरी वेवलेट reaches at point B dash with velocity v in time t such that bb dash is equal to v into t। ओके, इतना नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब जितने समय में सेकेंडरी वेवलेंथ बी से बी डैश पर पहुंचा, इन सेम टाइम टाइम टी द सेकेंडरी वेवलेट from the point A dash, from the point A reaches to A dash with same velocity, या with same speed कहेंगे, with same speed क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गया है, with same speed v, and hence a dash is equal to v into t। ओके, और इन दिस वे, नोट कर लीजिए, इन दिस वे a dash b dash is the new wave front called reflected wave front। in this way a dash b dash is the new wave front called reflected wave front, ओके। a dash b dash हमारा नया वेव फ्रंट है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, नाउ इन ट्रेंगल ए बी बी डैश, ये जो ट्रेंगल है, इसमें आप लिख सकते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एंगल 1 को 1 लिखें, इसको हम 2 लिखते हैं और इसको हम 3rd लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 90 डिग्री होगा, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3rd इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3rd, और एंगल 1 को हम क्या बोल रहे हैं? आई बोल रहे हैं, तो एंगल 3rd भी हमारा आई हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम एंगल इस आर को हम 4 कहें, इसको हम 5 कहें और इसको हम 6 कहें, आल्सो ये आप लिख सकते हैं, आल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो रे होता है ना वेव फ्रंट पर नॉर्मल होता है, इसलिए 1 2 नॉर्मल हम 90 डिग्री क्यों लिखे हैं 1 and 2, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये वेव फ्रंट पर हमेशा नॉर्मल होता है, इसलिए मैं लिखा हूँ। एंगल 5 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना है? आर है। तो ये लिख सकते हैं एंगल 3rd कितना हो गया बच्चों? ये देखिए एंगल 3rd हमारा आई हो गया, और सिमिलरली ये एंगल 6 हमारा क्या हो गया? आर हो गया। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ इन ट्रेंगल ए बी बी डैश, ट्रेंगल ए बी बी डैश में साइन ऑफ आई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, दिस इज इक्वेशन 1। एंड इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी डैश, दिस इज इक्वेशन 2nd। नाउ डिवाइडिंग 1 by 2, डिवाइड कर देंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो ए बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश और ए बी डैश कैंसिल आउट हो गया, तो बी बी डैश अपॉन ए डैश हो गया। और बी बी डैश क्या है बच्चों? ये भी इंटू टी है, और ए डैश भी भी इंटू टी है। तो इस ढंग से हम लिख सकते हैं क्या? इस ढंग से हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, हेंस साइन आई बाई साइन आर
दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन बाय आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, दिस इंप्लाइज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं बच्चों कि हम हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन न लिख करके हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ भी आप देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है एम, ये सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो आप लिखिए कंसीडर ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट obliquely on a surface separating the two media, यहाँ पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट है सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, सरफेस एम एन आप कर लीजिए, सरफेस एम एन पर इंसिडेंट हो रहा है और ये सरफेस एम एन दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। नाउ दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको हम बोलते हैं दिस इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो जितने समय में बी से बी डैश पर पहुंचेगा वेव, जितने समय में बी से बी डैश पर पहुंचा, इसको मिटा देते हैं हम, लिख लीजिए, जितने समय में सेकेंडरी वेवलेट बी से बी डैश पर पहुंचा उतने ही समय में सेकेंडरी वेवलेट ए से ए डैश पर पहुंचेगा, ए से ए डैश पर पहुंचेगा इन सेकेंड मीडियम। इस बात को लिखिए, और इस ढंग से ए डैश बी डैश बिकम्स द न्यू वेव फ्रंट। नाउ द ए डैश बी डैश हैज बिकम द न्यू वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट पर नॉर्मल जो आप ड्रॉ करेंगे दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। यहाँ पर नॉर्मल आप ड्रॉ किए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप लिखेंगे द सेकेंडरी वेवलेट reaches from point B to B dash with speed v1 in time t इन ये रेयरर मीडियम है, हम ये रेयरर मीडियम बोल दिए। दो मीडियम है, मान लीजिए ये रेयरर है और ये मीडियम क्या है बच्चों, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। v1 इन टाइम t इन रेयरर मीडियम, इन रेयरर मीडियम। ओके, तो हेंस ये जो बी बी डैश कितना हो जाएगा, बी बी डैश इक्वल टू v1 इंटू टी, इक्वेशन 1 बना लीजिए। सिमिलरली उसके आगे आप लिखेंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली द सेकेंडरी वेवलेट रीचेज फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश विथ स्पीड, मान लीजिए कि इसमें स्पीड क्या है बच्चों, v2 इन सेम टाइम t, इन सेम टाइम t इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। ओके, ये आप लिख लीजिए। जितने समय में B से B डैश पर पहुंचा सेकेंडरी वेवलेट, उतने ही समय में सेकेंडरी वेवलेट A से A डैश पर पहुंचा सेकेंड मीडियम में। एंड हेंस A डैश इज इक्वल टू व्हाट, V2 इंटू टी।
ये इक्वेशन सेकेंड बना लीजिएगा। तो सेकेंड 1 और 2 आपने बना लिया ये। नाउ नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन ट्रेंगल ए बी बी डैश साइन ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा जैसा हम बताए थे, साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश अपान ए बी डैश। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश, ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए डैश अपान ए बी डैश। ये इक्वेशन, इसको फोर्थ कह लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड। नाउ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आई हम लिखे थे बी बी डैश अपॉन साइन ऑफ आर क्या हो गया ए डैश। बी बी डैश को आप क्या लिखेंगे, देखो बी बी डैश को आप V1T लिखेंगे और ए डैश को V2T लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। तो इन दिस वे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 एंड दिस इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का क्या नाम है भाई, इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium। ओके, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट हुआ साइन आई बाई साइन आर, ये साइन आई बाई साइन आर जो आ गया, साइन आई बाई साइन आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो अब हम यहाँ पर ये हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम बता लिए। व्हेन द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब एक चीज और ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में पूछता है व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इसका भी रिफ्रैक्शन में भी 2 पार्ट है। पहला जो बताया वो फर्स्ट पार्ट ए हो गया, दूसरा when ray travel from denser to rarer, denser to rarer। यदि रे डेंसर से रेयर में गया, मतलब रे यदि इसी में आप इसको रिवर्स कर दीजिए, जो पहले ये डायरेक्शन आप बनाए थे ना, अब इसको आप रिवर्स कर दीजिए, पूरे के पूरे फिगर को रिवर्स कर दीजिए, आप रिवर्स कर दीजिए इसको। ये डेंसर से रेयर में गया। अब ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये एंगल आई है तो ये भी आई हो जाएगा। ओके, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एंगल हो गया, एरो को आप चेंज कर दीजिए, एरो को आप चेंज कर दीजिए, रे इधर आ रहा है, आपने एरो को चेंज कर दिया, ये हो गया ना। तो इसको हम बोलेंगे आर, इसको हम आर बोलेंगे। तो अब यहाँ पर साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये एंगल आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ आई इन ट्रेंगल, बाकी लैंग्वेज आप लिखेंगे, बाकी लैंग्वेज तो सेम है। यहाँ पर किस वेलोसिटी से चल रहा था बच्चों, यहाँ पर V2 वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पर V1 वेलोसिटी से आ गया। तो इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी डैश। ए डैश को हम क्या लिखेंगे, V2T लिखेंगे upon AB dash। This is equation 1। and in triangle A B B dash, in triangle A B B dash को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए। in triangle A B B dash में साइन ऑफ आर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आर को हम लिखेंगे बी बी डैश
अपान ए बी डैश। बी बी डैश क्या है, ये V1 वेलोसिटी से है, V1t अपान ए बी डैश। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड आप कर लीजिए। नाउ डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 हमको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई, ये देखिए साइन ऑफ आई अपान साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, साइन ऑफ आई के लिए क्या लिखे थे, ए डैश लिखे थे, ये V2t अपान साइन ऑफ आर के लिए BB डैश लिखे थे, वहाँ पर V1t हो गया था। तो दिस इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का क्या नाम है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चूंकि रे इसमें गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, इसमें चला गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में चला गया। रे किधर से किधर चला गया, डेंसर से रेयरर में चला गया है। तो उस केस में आप ये फिगर बनाएंगे और ये डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो ये रहा बच्चा हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने दो पार्ट डिस्कस किया, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ओके, ये है एरो, हमेशा बना के रखिएगा, कहीं मान लीजिए हमसे एरो छूट भी जाता है तो आप लोग जरूर एरो रखिएगा। ओके, थैंक यू।